नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं महाबुलेटिन, जिसमें आपको दिखाते हैं खबरें A to Z। बजाय दिन की बड़ी खबरों के पीछे की असल खबरों की पूरी खबर इस बुलेटिन में लेते हैं। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। नासूर को खत्म करना होगा। हुए बहुत दावे और वादे। जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है। अब हकीकत को बदलना होगा। थक गए वही बयान सुन सुनकर। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। लोकतंत्र के दाग को अब मिटाना होगा। सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलने चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए। उनकी शहादत बेकार ना जाए। लोकतंत्र की दुहाई है ये। आज तक एक भी बड़े नक्सली को छत्तीसगढ़ में मार के गिराया है क्या? जरा शासन को ये जवाब देना चाहिए। नक्सलियों का खात्मा करना होगा, पर असल सवाल यही है, ये होगा कब? जब तक इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं होगा, समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। हर दिन खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, उनको डिकोड करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसको पढ़ते आप तक पहुंचाते समय बहुत ही व्यथित हम होते हैं और काफी आक्रोश लोगों का इस खबर के साथ जुड़ा होता है। आज भी ऐसा ही हुआ। यहां नक्सल जो नासूर की तरह न केवल छत्तीसगढ़ के विकास की बाधा बना रहा, बल्कि देश के एक बड़े कॉरिडोर यानी कई सारे राज्यों में ऐसा पनपा कि वहां की सरकारों के लिए बड़ा सिरदर्द बना रहा। अब सवाल यह कि कई आसपास के राज्यों से समाप्त होने के बाद यह अभी तक छत्तीसगढ़ में कैसे जमा है? आखिर नक्सली समस्या कब जड़ से खत्म होगी? और यह सवाल आज इसीलिए उठा कि दक्षिण बस्तर के अरनपुर में इन तमाम दावों के बीच में जो आप अक्सर सुनते हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, जिसमें कोई दल या केंद्र राज्य कोई पीछे नहीं है, इन सब के बावजूद नक्सलियों ने डीआरजी के काफिले पर बड़ा अटैक किया। 10 जवान और एक ड्राइवर इसमें शहीद हो गया। एक और भयानक धमाका, उड़ा धूल का गुबार। ये परखच्चे वाहन के नहीं, सिस्टम के उड़े। सड़क पर हुए इस गड्ढे को देखिए। अपने साथियों की पार्थिव देह को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस तक ले जाते जवानों को देखिए। घटनास्थल पर पसरे सन्नाटे को महसूस कीजिए। ये तस्वीरें दक्षिण बस्तर के अरनपुर की हैं, जहां नक्सलियों ने 2 साल बाद बड़ी घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में बुधवार को डीआरजी के जवानों के वाहन को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। नक्सल हमले में 10 डीआरजी जवान समेत वाहन का ड्राइवर भी शहीद हो गए। हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर समेली के बीच हुआ है। डीआरजी टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बल को रेस्क्यू करने जा रही थी। बस्तर में नक्सलियों का टीसीओसी अभियान यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चल रहा है। नक्सली इस दौरान अक्सर बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। माओवादियों के इस टीसीओसी को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। इसके बावजूद नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर जानकारी ली और केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। सीएम भूपेश और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस घटना पर दुख जताया और दावा किया कि नक्सलियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष आखिरी दौर में है। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है, कुल 11 लोगों की। बहरहाल इस घटना के बारे में जिसने सुना वो स्तब्ध रह गया। सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस नक्सल हमले की निंदा की और जवानों की शहादत पर दुख प्रकट किया। 11 की 11 शहीद हुए, बहुत बड़ी घटना है, मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी।
हम सभी जवानों के शहादत को सलाम करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ कोई निर्णायक और ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया। घटना के फौरन बाद प्रशासन भी हरकत में आया। रायपुर में उच्च स्तरीय आपात बैठक हुई। इस दौरान आरनपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। कुल मिलाकर एक और बड़ी नक्सल घटना हो चुकी है। देखना होगा इस नक्सल घटना से क्या सबक लिया जाता है। तो आज की नक्सल घटना के बारे में आपने इस रिपोर्ट में जाना। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे गर्मी का कनेक्शन है इन नक्सली हमलों से। ज्यों ज्यों मौसम का पारा चढ़ेगा, मौसम में तापमान बढ़ेगा, त्यों-त्यों बस्तर में नक्सल हमले को आतुर ये पूरे नक्सली फोर्स दिखाई पड़ते हैं। क्यों और कैसे, ये भी जरा जान लीजिए। देखें जरा, मार्च 2017 सुकमा भेज्जी में 11 जवान शहीद हो गए। देश ने इस वारदात को देखा भी और तब भी इतना ही आक्रोश था। अप्रैल 2017 सुकमा बुरकापाल में 32 जवान शहीद हो गए। फिर मई 2017 सुकमा कसाटपाल में 14 जवान शहीद हो गए। इसके 3 साल के बाद आप देखें, अगले 2020 के मार्च में सुकमा चिंता गुफा में 17 जवान शहीद हो गए। इसके थोड़ा सा और आगे चलें, अगले वर्ष मार्च 2021 में नारायणपुर में डीआरजी के 5 जवान शहीद हो गए। फिर 3 अप्रैल 2021 बीजापुर के तर्रेम में मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। और फिर ये तारीख आ गई 26 अप्रैल 2023 आज की, जहां दंतेवाड़ा के अनंतपुर में डीआरजी के 10 जवान और उनको ले जाने वाला वाहन का ड्राइवर वे भी शहीद हो गए। तो यहां हर बार की तरह अब की बार भी विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। सत्ता पक्ष ने वही बात की कि ये अंतिम दौर की लड़ाई है। जब विपक्ष सत्ता पक्ष में था तब भी वो ये कहता था कि निर्णायक लड़ाई होगी, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो फिर आखिर इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? आखिर ये कब तक केवल बयानों में दिखेगा, धरातल पर उतर पाएगा? ये सवाल। एक शब्द आपने बार बार सुना, डीआरजी के जवान। आपके भी मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा, कई बार लोग सर्च भी करते हैं, आखिर ये बहादुर डीआरजी के जवान कौन होते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है, इस इलाके में ये किस मुस्तैदी के साथ, किस एक्सपर्टाइज के साथ काम करते हैं। आज ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीआरजी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप, जिसमें स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाता है। कारण इसका यह है कि फोर्स को इसमें फायदा मिलता है, क्योंकि इसके जवान स्थानीय भाषा को अच्छी तरीके से जानते समझते हैं। इन्हें इलाके के बारे में पूरा डिटेल पता होता है। कई बार डीआरजी में सरेंडर कर चुके नक्सलियों को भी शामिल करके रखा जाता है, जो फोर्स की इन सब चीजों में मदद करते हैं। करीब 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले बस्तर क्षेत्र के सभी जिलों में नक्सलियों से मुकाबले के लिए डीआरजी के गठन की शुरुआत 2008 में हुई थी। सबसे पहले कांकेर और नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान में डीआरजी को शामिल किया गया था। 2013 में बीजापुर और बस्तर में इसका गठन हुआ और 2014 में सुकमा और कोंडा गांव के बाद 2015 में दंतेवाड़ा में डीआरजी अस्तित्व में आया। ये भी आपको बता दें कि नक्सलियों को अगर सबसे ज्यादा डर किसी से लगता है, होता है, खतरा होता है, तो वो डीआरजी से ही होता है, क्योंकि डीआरजी के जवान नक्सलियों की नस नस से वाकिफ होते हैं, इलाके की टोपोग्राफी को अच्छी तरह समझते हैं, स्थानीय भाषा को समझते हैं, स्थानीय कोड्स को समझते हैं और भांप लेते हैं उस पूरे इलाके को, जिस भी इलाके में गतिविधियां होती हैं। चलिए, अब प्रतिदिन की तरह जो हम डिकोड जब करते हैं तो असल मुद्दे और असल चीजों के ऊपर बात जरूर रखते हैं। और अब आते हैं उस असली सवाल पर जो एक बार फिर से उठ करके सामने खड़ा हुआ है कि नक्सली हमला अगर किसी भी जगह पर हुआ है तो सवाल उठता है कि हर नक्सल हमले के बाद में निंदा होती है, नक्सलियों के खात्मे की बात की जाती है, लेकिन हकीकत में जमीन के ऊपर वो उतरता नहीं दिखता। आखिर इसकी क्या वजह है कि नक्सल हमले के बाद में हम वही जवान बार बार रिपीट होते हुए देखते हैं?
तो चलिए अब हम आपको डिकोड करके बताते हैं कि दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है। पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो ये कि कहीं ना कहीं सरकार नक्सलियों को कम आंक रही। नक्सली समस्या को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतनी गंभीरता रेगुलर लगातार नहीं दिखाई पड़ती। अगर ऐसा नहीं तो फिर मुट्ठी भर जवान बार बार कैसे हर दावे को चुनौती देते धत्ता बताते नजर आते हैं। एक और शब्द आपने सुना, वो शब्द है संप्रभुता। नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर बार बार देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका यकीन कतई नहीं। ये अक्सर हम देखते हैं कि बार बार ये चैलेंज करते हैं और बार बार हम अपनी तरफ से दावे करते हैं। अब बात नक्सली हमले की जिम्मेदारी या लूप होल्स की। पहली बात जो समझ में आती है वो ये कि कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र इसमें नाकाम रहा है। नक्सली हमले की तैयारी करते रहे, इस घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन खुफिया तंत्र को इसकी कतई भनक नहीं लगी। दूसरी बात, नक्सली क्षेत्रों में जवान के मूवमेंट के लिए एक एसओपी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है। बुधवार को जो घटना घटी कहीं ना कहीं बार बार इस तरफ इशारा करती रही कि एसओपी का पालन तरीके से नहीं हुआ। अब इसकी कुछ वजह हो सकती हैं जो शायद जांच में आगे सामने आए। जवानों की शहादत को सलाम करते हुए उनकी बहादुरी को भी हम सलाम करते हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं, लेकिन एसओपी जहां कहीं छूटी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जहां कहीं छोड़ा है, वहां जवानों की शहादत हमने पहले भी देखी, इसका इतिहास है। इसलिए दुख और तकलीफ दोनों ज्यादा है। तीसरी बात, नक्सली क्षेत्रों में रोड ओपनिंग पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जवानों के काफले, जवानों के दौरे, जवानों के ऑपरेशंस में वो हर बार रोड को क्लियर करते हुए चलते हैं। क्या यहाँ पर इसमें कोई चूक हुई? क्योंकि दिखाई ऐसा पड़ा कि कुछ चूक हुई है। सबसे अहम बात, राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिस पर वार पलटवार आपने डिबेट्स में भी देखी। आश्वासन जो आप डिबेट्स में अक्सर सुनते हैं, वक्तव्यों में, बाइट्स में, बयानों में सुनते हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दावा जरूर आपको याद दिलाएंगे कि नक्सली अब खत्म हो गए, और ये भी दावा कि अगले साल तक हम इसे पूरे देश से खत्म कर देंगे। इसी तरह यहां भी सरकार का दावा है कि बस्तर नक्सलियों से मुक्त हो रहा है। अगर इन दावों में वाकई सच्चाई है तो फिर यह घटना कैसे हो गई? अंतिम बात वो ये कि कैसे नक्सलियों का सप्लाई चेन अब तक ब्रेक नहीं हो पाया, जिसके लिए यह दावा था कि वो कोविड के बाद बुरी तरह ध्वस्त हुआ। इसके जरिए उन तक राशन, विस्फोटक, हथियार, रसद सब कुछ पहुंचता है। कुल मिलाकर यहां कहने का अर्थ यह कि सिस्टम के लूप होल्स हैं, कार्य योजना की कमियां हैं, एसओपी के पालन में कई बार कुछ लापरवाहियां या चूक हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घटती। और ऐसी घटनाएं जब जब घटी हैं तब तब देश ने दुख भी प्रकट किया है और आक्रोश भी प्रकट किया है। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में उम्मीद देश और प्रदेश यही कर रहा है कि जो कुछ भी घटनाक्रम के लूप होल्स या कारण या जिम्मेदारियां हैं उन पर एक्शन होगा, उन पर काम होगा, और जो दावे अब की बार फिर किए गए निर्णायक लड़ाई के वो जमीन पर सिद्ध होंगे। उसका इंतजार दलों के साथ आम जनता को। अगली खबर आज हम बता रहे हैं अब आपको सियासी जगत से जुड़ी हुई बड़ी हलचल। तो सबसे बड़ी नक्सलवाद को लेकर सामने आई, लेकिन कर्नाटक में चुनाव है और उसकी सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। बुधवार को कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान दिखे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी कमान प्रियंका के हाथों में दिखाई पड़ी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का पारा चढ़ता जा रहा है। बुधवार को कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में हुंकार भरते नजर आए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने। मैसूर में प्रियंका गांधी एक होटल में डोसा बनाते नजर आई। 3.5 सालों से जो सरकार कर्नाटक में आई है, उसने हर स्तर पर आपका विश्वास तोड़ा है। साथ ही बीजेपी पर बरसती भी दिखाई पड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह ने बेलगावी में प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने आपातकाल का जिक्र छेड़ा, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांड्या में कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। कांग्रेस के नेतृत्व को भी आपने देखा होगा, उसने जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेलगावी में राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर वार किया। राहुल
गांधी जी ने महात्मा गांधी जी की बात मानी और संकल्प ले लिया कि वो कांग्रेस को खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो कांग्रेस धीरे धीरे सारे देश से खत्म हो रही है, कहीं कोई अस्तित्व कांग्रेस का रह नहीं गया है। कहने का मतलब ये कि कर्नाटक चुनाव कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव और मोदी के असर की सही व्याख्या करने वाला है। तो देख लिया आपने, बुधवार का दिन कर्नाटका चुनाव के प्रचार के लिहाज से काफी गर्मा गर्म, काफी राजनीतिक तापमान वाला रहा। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं। कर्नाटक में क्या कमाल होता है ये तो बाद में पता चलेगा 12 मई को। सवाल ये कि कांग्रेस बीजेपी के लिए कर्नाटक इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, अहम क्यों है, इसको डिकोड करें। दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक कर्नाटक में मजबूत है। कह सकते हैं कि कर्नाटक एक तरह से बीजेपी का वो दरवाजा है जिसके सहारे वो दक्षिण में पैर पसारने का सपना देखती है। दूसरे राज्यों में फतह हासिल करने का ख्वाब यहीं से पूरा हो सकता है, ये पार्टी जानती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति कर्नाटक में बेहद खराब नहीं कह सकते, लेकिन वो ऑपरेशन लोटस का शिकार यहां पहले भी हो चुकी है। कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस को अपनी सत्ता बीजेपी से वापस लेनी है तो बीजेपी को अपनी सत्ता बरकरार रखनी है, अपनी एक्सपर्टाइज साबित करनी है फिर से। एक अहम बात, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई है। राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा और इस चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा आम वोटर्स के ऊपर कितना असर छोड़ पाई। ये भी पता चलेगा कि राहुल के प्रति आम वोटर कितनी सिंपैथी वाकई रखता है, जो उनकी सांसदी जाने के बाद कांग्रेस ने देश भर में प्रचार किया। सबकी नजरें इन फैक्टर्स के ऊपर हैं। लिंगायत समुदाय, वो लिंगायत समुदाय, येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं जो सरकार बनाते हैं। राहुल भी लिंगायत समुदाय के मठों के चक्कर लगा रहे हैं। ये भी देखना है कि लिंगायत वर्ग का रुख इस बार किसकी तरफ रहता है। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स के ऊपर ये चुनाव निर्णायक भूमिका देने वाला है, निर्णायक हम कह सकते हैं एक पॉइंट देने वाला है और इससे आने वाले मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के चुनाव पर असर पड़ेगा, यह भी माना जा रहा है। खबर दिल्ली से, जहां बुधवार को केजरीवाल के बंगले और ऑफिस के रिनोवेशन पर, मरम्मत पर खर्च का मुद्दा गरमाया रहा और देश में इसमें कई डिबेट्स आज दिन भर देखी गई। देखें आप। नारेबाजी, धरना और बैरिकेड्स हटाने की कोशिश। ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि सीएम अरविंद केजरीवाल पर बंगले और ऑफिस की मरम्मत पर 45 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च की गई, जिसका नतीजा बुधवार को बीजेपी के प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जिस तरह से जनता के पैसों की बर्बादी की, वो एक महाराज की मानसिकता के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से, सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये जो परिवर्तन हुआ है। इसी तरह कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने पर लगे आरोपों का करारा जवाब दिया। गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं, 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। कहने का अर्थ है कि केजरीवाल के बंगले और ऑफिस पर टैक्स पेयर्स के करोड़ों खर्च तो हो गए और इस पर तरह तरह के या अपने अपने पक्षों के तर्क भी सामने आ गए। चलिए, वैसे इस तरह फिजूल खर्ची के आरोप भी नए नहीं हैं और इस पर होने वाले प्रदर्शन और प्रदर्शन करने वालों की हकीकत, ये भी कोई नई बात नहीं है। फिलहाल एक और मुद्दा आप तक पहुंचाना है। आगामी चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पुरजोर तरीके से अब प्रचार में जुटी है और हाईटेक रथ बनवाए जा रहे हैं। इनमें क्या खासियत है, इसको भी देख लीजिए। चुनावी साल में कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस ने हाईटेक प्रचार की तैयारी की। कांग्रेस ने 5 हाईटेक रथ तैयार किए जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। इनमें पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत दिग्गज नेता सवार होकर चुनावी रण में उतरेंगे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। रथ में ये रहेगा कि इनके जितने घोटाले हैं ये प्रदर्शित आसानी से हो पाएंगे। एक रथ तो कुछ हो रहा है क्या?
इसमें 5-7 रथ लगेंगे। कांग्रेस के ये रथ बेहद हाईटेक और टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, जिनमें ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग, प्रेजेंटेशन, न्यूज अपडेट के लिए टेलीविजन और इंटरनेट की फैसिलिटी होगी। वहीं आराम के लिए वैनिटी वैन की सारी सुविधाएं भी इसमें होंगी। कांग्रेस की चुनावी तैयारी पर बीजेपी तंज कस रही है। इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भग रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है, परखच्चे उड़ना है। बीजेपी भी आधा दर्जन बसों को मॉडिफाइड कर रथ बनवा रही है। अब देखना होगा इन रथों के जरिए जनता के दिल तक कौन राह बना पाता है। तो आने वाले चुनाव में आप भी तैयार हो जाइए रथों वाली पॉलिटिक्स देखने के लिए और रथों पर से बड़े बड़े बयान, दावे और वायदों को सुनने के लिए। न्यूज़ डिकोड में उनको भी डिकोड हम करते रहेंगे। कल पुनः इसी मंच पर मुलाकात होगी खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक परिवार का और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।